हे गाइस व्हाट्सअप। अच्छा मेरी बात सुनो यार, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। थोड़ी सी देर हो गई थी यार, आँख लग गई थी। खैर नेवरदलेस मई जून 2023 का एक पेपर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है, अ स्टूडेंट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ द ड्रिंक्स कप बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। अच्छा 3 डिफरेंट मेथड्स है। द कैपेसिटी ऑफ द कप इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इट कैन होल्ड। ओके, सबसे पहले मेथड 1 लिखा हुआ है, द स्टूडेंट मेजर्स द हाइट h ऑफ द कप। ओके, द डायमीटर d ऑफ द बॉटम ऑफ द अच्छा टॉप ऑफ द कप एंड स्मॉल d द बॉटम ऑफ द कप। ओके, चो द फुल साइज। अच्छा फिर ये बोला मेजर दी हाइट h d एंड द डायमीटर d ऑफ द कप इन योर डायग्राम। अच्छा अब ऐसा सवाल अब जब आएगा पेपर के अंदर, तो अगर मेजरमेंट का सवाल आता है तो फिर एक बात याद रखना, आपको रूलर यूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर एंगल मेजर करना हो तो फिर यू विल ऑब्वियसली हैव टू यूज़ अ डी। सो अभी मसला ये है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो हाइट ज़्यादा बड़ी आएगी, ऐसे करूँगा तो हाइट छोटी आएगी। तो इसकी वैल्यूज़ जो है ना मैं डायरेक्टली एमएस से निकाल के मैं आपके यहाँ पे स्कोर मार देता हूँ, ताकि फिर हम लोग करने की पोजीशन पे आ जाए सवाल को करने की। ठीक है, एक मिनट रुको ज़रा। ओके गाइस, सो हियर आर द वैल्यूज़। अब जाहिर सी बात है, अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इधर मेजरमेंट्स तो नहीं कर सकता इधर, वरना मुझे रूलर रख के करना पड़ता है, लेकिन आपको पेपर में लाजमी बात है रूलर रख के करनी पड़ेगी। सो दीज आर सम ऑफ द मेजरमेंट्स दैट आई टुक। उसके बाद मुझे बोलता है your target is to calculate the average diameter dA of the cup using your readings from this and the equation this है। सो बेसिकली एवरेज डायमीटर के लिए कोई मसला ही नहीं है, दोनों डायमीटर्स आपको गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है, बस इसमें चुप करके डाल देना है इस वैल्यू को। सो बेसिकली 6.9 प्लस 4.6 किया और फिर डिवाइडेड बाय इसको 2 किया, एंड दैट शुड प्रीटी मच गिव यू अ वैल्यू ऑफ 5.75। सही है, ओके। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी 5.75, या आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, 5.8 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, 5.8 लिख सकते हो इसको, लास्ट भी लिख सकते हो। सही है। अच्छा फिर उसके बाद ये कह रहा है, I calculate a value for the capacity V1 of the cup using the equation. Your target is to calculate the capacity V1. So V1 should be equal to pi diameter A जो मेरे पास है DA। क्या बोला इसने? अच्छा इसमें बोला है कि वैल्यू V1 ऑफ द कप यूजिंग द इक्वेशन दिस है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है और कुछ भी नहीं करना हमें। सो ओके, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस मेथड ओवर हेयर। सो डी ए हमारे पास ये ऊपर गिवन है 5.75। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द मोर एक्यूरेट वर्जन, स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय हाइट इसमें हमने निकाली थी 8.3 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 8.3 सेंटीमीटर्स एंड डिवाइडेड बाय 4। अब बात यह है कि ये जाहिर सी बात है, यूनिट के साथ ही हमने सब सेंटीमीटर्स में रखा है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू कम इन सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड इट आउट। सो ऑल द वे पाई मल्टीप्लाइड बाय 5.75 ब्रैकेट क्लोज किया, रेज़ टू पावर स्क्वायर किया, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 8.3 किया, and I'm just going to divide it by 4, so this gives me a value of 215.5। यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, लेकिन अब मसला ये है कि अब हमें एक चीज़ का नोटिस करना है कि हमारे पास जो वैल्यू जो थी जो हमने यूज़ किए वो चलो 3SF वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन हमने फिर हाइट यूज़ किए वो 2SF वैल्यू है। सो मिनिमम हमारे पास 2SF है, तो 3SF तक हम लोग सिर्फ जा सकते हैं। सो द बेस्ट आंसर वुड बी 216 cm3। यहाँ तक तो हो गया आपके पास सवाल सॉल्व ये वाला। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। फिर ये कहता है, द स्टूडेंट यूजेस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड अ मीटर रूल टू डिटरमिन द एवरेज सर्कमफ्रेंसी ऑफ द कप। The student wraps some of the strings 5 times around the cup and measures the length L of the string used as this. So basically this is the length that is coming. उसने 5 दफ़ा उसको कप के ऊपर घुमाया, यानी इसका कहने का मतलब है if this is the cup over here, so what the person did was that कि इस तरह से इसने पकड़ा होगा और 1 2 3 4 5। okay, so calculate the average circumference of the cup. so अगर 5 दफ़ा इसने लूप लिया है तो जो एवरेज circumference आएगी इसको डिवाइडेड बाय 5 कर ले। so 87.9
divided by 5 किया and that should give me a value of 17 point इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 17 oh my god 17.6 cm okay so यहाँ तक हमारे पास ये भी आ गया use your value of h from A1 and C from B1 to calculate the value for the capacity V2 so let's find V2 using this formula so C is already here with us so 17 point मेरे पास इसका actual version क्या आ रहा था 17 point यार मैंने गलती कर दी 87.9 डिवाइडेड बाय 5 किया सो 17.58 का स्क्वायर किया मल्टीप्लाइड बाय हाइट की मैं हमेशा मोर एक्यूरेट वर्जन यूज़ करूँगा जो कि कैलकुलेटर में फीड किया था और बाद में राउंड ऑफ करूँगा सो एच हमारे पास है 8.3 सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग दैट सो मल्टीप्लाई बाय 8.3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड लेट्स जस्ट पुल ऑफ दिस कैलकुलेशन सो दिस इज़ गोइंग टू बी मेरे पास एक वैल्यू तो पहले से ही निकली हुई थी 17.58 इसको स्क्वायर किया multiplied by 8.3 किया so basically this is actually 8.3 and I'm just going to divide this by 4 and then I'm going to put a pi and the answer is actually 204 बस 204 तक बस मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा so 204 that is pretty much it ठीक है ये भी हो गया हमारे पास क्योंकि हमने जब पिछली दफ़ा भी इसका आंसर निकाला था 216 था इसका 204 आ रहा है अच्छा लास्ट मेथड इसने हमारे पास एक यूज़ किया है द स्टूडेंट फिल्स अ मेजरिंग सिलेंडर विद द वाटर अप टू 220 एक मिनट होल्ड करो Okay guys, so the method 3 suggests that the student fills measuring cylinder with water up to 220 centimeter cube mark. Okay, so we can see that. Pours water from the measuring cylinder into the cup until the cup is full. We can see that. नहीं एक measuring cylinder था जिसके अंदर 220 तक एक mark था. Pours water from the measuring cylinder into द कप अंटिल द कप इज़ फुल अच्छा एक कप के अंदर डाला गया और वो फुल हो गया ठीक है रिकॉर्ड्स द न्यू रीडिंग आर ऑन द मेजरिंग सिलेंडर ओके मेजरिंग सिलेंडर से पानी निकाला और एक कप में डाला गया ठीक है सो न्यू रीडिंग आर ऑन द मेजरिंग सिलेंडर इज एक्चुअली गोइंग टू बी लेट्स जस्ट गो ऑल द वे ओवर हेयर एंड लेट्स रीड दिस सो बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो ये मेरे पास 30 है और ये हो जाएगा 34 हाँ 32 हो जाएगा सो दिस इज़ गोइंग टू बी सिंपली 32 लेकिन 32.0 cm क्यूब ये वाला मार्क आ गया क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है लोअर पार्ट ऑफ द मेनिस्कस रीड करते हैं तो वो भी मैंने कर दिया आपके लिए ठीक है सो ये तो हुआ लेकिन ये आर न्यू है क्या राइट डाउन द न्यू रीडिंग आर सो दैट इज़ गोइंग टू बी 32.0 सेंटीमीटर सही है सही है ठीक है अच्छा यहाँ तक भी पहुँच गए हम लोग और फिर इसके बाद जो है वी नीड टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ वाटर V3 इन द कप सो वी नीड टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ वाटर V3 इन द कप जाहिर सी बात है इसने क्या किया था 220 से पानी था हमारे पास उधर से ये लेवल गिरता हुआ इधर तक पहुंचा अब जब इधर तक पहुंचा है तो आई नीड दिस लेवल कि ये कितना गिरा so basically show your working we need to show this working as well so it is essential we show this working so this is going to be 220 minus 32.0 and इसको जो है हमारे पास से V3 भी मार्क कर लेते हैं so basically this is going to be 220 minus 32 and that should give me 188 so 188 cm cube मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी okay so this was it अब इसके बाद ये मुझे बोला all three methods of determining the capacity of the drinks cups give values which are approximate okay so all these values are approximate एक आ रही है 204 आ रही है एक आ रही है 216 अच्छा जो भी है so yeah state one reason why the volume calculated in method 2 and one reason why the volume calculated in method 3 are not accurate okay so पहले हम लोग को बात करते हैं मेथड 2 की बात करते हैं एक तो हमारे पास डिमेंशनल मेथड था
उसके बाद मेथड 2 जो था उसमें उसने एक स्ट्रिंग बांधी थी अराउंड द कप। अब ये जो कप है ये हो सकता है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि कप ये ग्लास का ही बना हुआ हो। अब इसके अंदर एक और भी मसला ये है कि हमने एक तो हमने एवरेज लिया, एवरेज सर्कमफ्रेंस लिया, लेकिन ये कप जो होगा ज़ाहिर सी बात है आपने रस्सी को जब खींचा होगा, क्या पता वो जो जो रस्सी है वो जो है वो बहुत ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस हो गया हो। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, या आपने रस्सी को ज़्यादा ज़ोर से खींचा हो, मे बी वो जो कप का साइज़ हो वो थोड़ा सा चेंज हो गया हो। सो मे बी एक पहले पढ़ लेते हैं कैपेसिटी ऑफ ड्रिंक्स कप। तो ड्रिंक्स कप तो है ना जो हमारे पास वो जो नॉर्मल वाले होते हैं वैसे वाले कप है जिनका जो जो प्लास्टिक के नहीं होते, तो जाहिर सी बात है उसका तो शेप ही चेंज हो जाएगा। सो मेथड 2 के अंदर जो मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं उसमें एक रीज़न ये लिख रहा हूँ, द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही लिखा है इन्होंने, क्या लिखा था, द लेंथ, हाँ द स्ट्रिंग ही है, सो वी आर गोइंग रेफर टू एज द स्ट्रिंग। अच्छा, ये मैंने दो रीजंस लिखी हैं, एक तो मेथड 2 की थी, द स्ट्रिंग में बी टू टाइट विच कुड हैव लेड टू डिफॉर्मेशन ऑफ द कप, दैट इज इट, डिफॉर्मेशन ऑफ द कप। और मेथड 3 के अंदर क्या मसला हो सकता है कि क्योंकि इसमें एक मेजरिंग सिलेंडर से कप में पानी डाला जा रहा है, तो ज़रूर हो सकता है कि मेजरिंग सिलेंडर को जब टेढ़ा किया हो तो थोड़ा सा पानी गिर भी गया हो, मे हैव स्पिल्ड ड्यूरिंग ट्रांसफ़र टू द कप। एक ये रीज़न हो सकती है ट्रांसफ़र टू द कप। दूसरी ये हो सकती है कि हमारे पास जो है, आपको पता है कि वाटर ऑल्सो टेंड्स टू वेट ग्लास, ठीक है, तो थोड़ा सा पानी उसी सिलेंडर के अंदर ही ग्लास के ऊपर ही चिपक गया हो, ये भी रीज़न हो सकती है। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी वैलिड रीज़न आती हो तो प्लीज़ डिस्कस कर लो, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सही है, सो दिस क्वेश्चन इज़ डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब ये आया है क्वेश्चन, द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ resistors and lamps and circuits. The student sets up the circuit. यार एक मिनट ज़रा रुको कि मैं फ़ैन ऑफ कर दूँ, and so that I can turn on the AC, so मेरी वॉल्यूम और क्लियर आएगी। Okay guys, so I'm sure the audio quality must have improved significantly because there was a fan running। और ज़ाहिर सी बात है फ़ैन है तो हवा आ रही होगी, अगर हवा आ रही होगी तो चीज़ें हिल रही होंगी, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही थी इस माइक्रोफोन के ऊपर। सो बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन, सो देयर वाज सम काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्शन which has been removed by the way. A student investigates the effective resistance of different combinations of resistors and lamps in the circuit. The student sets up the circuit shown in figure 2.1. We can see that there is a power supply switch है, 3 resistors हैं और different combinations of resistors है, और लैम्प तो कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है, लैम्प अभी इस सर्किट में तो एटलीस्ट नहीं है। अच्छा, फिर ये कह रहे द स्टूडेंट क्लोजेज द स्विच। ओके, सो द स्टूडेंट वॉज ब्रेव इनफ टू क्लोज द स्विच, ठीक है, ये उसने स्विच को क्लोज किया, measures the potential difference V across the resistors and the current I1 in the circuit, okay, opens the switch, उसने फिर उसके बाद open भी किया। The readings on the voltmeter and the ammeter are shown in figure 2.2 and figure 2.3. So we need to read these scales over here. So record the potential difference V1 and I1 और V1 हमारे पास कितना आ रहा है, वोल्टेज में जो आ रहा है, अगर मैं इसको गौर से रीड करूँ, so basically 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ठीक है, अब यहाँ तक तुम लोग पहुँच गए। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी 2.9, लेकिन हमें ये भी पता है कि इसके बीच में और भी गैप है, तो हम लोग इसको 2.95 तक भी रीड कर सकते हैं, तो इसकी वजह से मैं इस वैल्यू को 2.90 लिखूँगा। ये भी सीख लो, 2.90, बिकॉज देयर इज़ वी कैन मूव अ स्टेप अहेड एज वेल। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी 2.90 इसका वोल्टेज आ जाएगा। Record the potential difference V1 and the current I1 shown in this. So my second target is to find the current, and I can see that कि सबसे पहले हमेशा ये नोट किया करो कि वैल्यू बढ़ किस तरफ रही है, ठीक है, क्या पता कि उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास जो है ऐसे लेफ़्ट टू राइट जा रही है। सो वी नीड टू रीड दिस। सो दिस इज़ गोइंग टू बी, हमारे पास आ रहा है 0.4 था, और फिर ये 0.5 है, सो बेसिकली 0.46, ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 0.46।
सो दिस इज़ गोइंग टू बी 0.46. एक्चुअली इसने किस में बोला, एम्पियर्स में बोला था, तो 0.46, और ये भी फर्दर हम लोग रीड कर सकते हैं 0.460 एम्पियर्स. ओके, या अब ये मुझे कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स यूजिंग द इक्वेशन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू इनपुट दीज वैल्यूज एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दिस इज गोइंग टू बी 2.9 divided by 0.46, and the value that I'm getting is actually 6.3. So here's 6.30 ohms. Okay, suggests why the switch is opened after the readings of potential difference in current have been taken. Okay, अब सबसे पहली बात है, इसने स्विच को क्यों बाद में खोला होगा, रिकॉर्ड रीडिंग देने के बाद लगा के क्यों नहीं छोड़ा. जब आप एएस लेवल में पहुंचोगे ना इंशाल्लाह, यू विल अंडरस्टैंड कि इफ आई लेट द स्विच क्लोज दिस विल कॉज हीटिंग, एंड वो रेसिस्टेंस या सर्किट डैमेज भी हो सकता है. सही है, तो बेसिकली टू प्रिवेंट हीटिंग ऑफ द रेसिस्टर्स, टू प्रिवेंट heating of the supply and the resistors. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. हीटिंग की जगह पे ओवर हीटिंग लिख दो, ठीक है, जस्ट इन केस. अच्छा, फिर ये कहता है द स्टूडेंट रीअरेंज द सर्किट सो दैट द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 2.4. वी कैन सी दैट. क्लोजेस द स्विच. ओके, वी कैन सी दैट. इसने स्विच को क्लोज किया, मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस V2 एंड द करंट I2, ओपन्स द स्विच. द न्यू रीडिंग्स आर apparently V2 2.8 and I2 is 0.88 amperes. Calculate the effective resistance R2 of the combination of the resistors using this. So R2 इस बार हमारे पास जिसकी कॉम्बिनेशन आ रही है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी 2.8 डिवाइडेड बाय 0.88. सो मैं लिख भी देता हूँ 2.8 divided by 0.88, so that is going to be equal to 3.18. okay, so एक्चुअली हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो 3 तक भी जा सकता है, तो 3.18 भी हो गया. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए. फिर 2R2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं. एक्यूरेट वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मेरे पास ये आ रहा है 6.36. ओके, सो यहाँ तक भी हम लोग पहुँच गए. सो दिस वाज अ पीस ऑफ केक क्वेश्चन. सो फार सो गुड. Sorry. If the resistors are identical, theory suggests that R1 is equal to 2 times R2. Okay. ये कह रहा है कि if the resistors are identical, theory suggests that R1 must be equal to 2 times R2. Two quantities can be considered to be equal within the limits of experimental accuracy if their values are within 10%, यानी 10% deviation हो सकती है of each other. State whether the results indicate that the resistors are identical. Support your statement with the calculation. Okay. सो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास थी. R1 की मैंने ये निकाल ली थी, और R2 जो पिछली दफ़ा मैं निकाला था ये था R2, तो ये मैंने उठा के इसमें लिख दिया. ठीक है, सो यहाँ तो तुम लोग पहुँच गए. अब मुझे वेरीफाई करना है कि दैट R1 रियली इज़ एक्चुअली 2 times R2. सो लेट्स फाइंड 2 times R2. सो 2 times R2 इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, हमने पहले भी निकाल लिया, तो 2 times R2 आ रहा है तकरीबन 6.36, और ये हमारे पास जो R1 आ रहा है वो आ रहा है 6.30. सो ये आ गया. अब इन दोनों में जो हमारे पास है इसको चेक करना है कि विदिन 10% ऑफ ईच अदर है या नहीं है. अब आप इसको चेक करने के लिए एक काम कर सकते हो. सो हम लोग इसमें निकालना चाह रहा हूँ परसेंटेज डेविएशन में चेक करना चाह रहा हूँ 10% ऑफ ईच अदर है या नहीं है. सो बेसिकली 6.30 माइनस 6.36, आप चाहो बड़ी वैल्यू को छोटी से भी माइनस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट. सो मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास जो डेविएशन आ रही है, मल्टीप्लाई बाय इसको करते हैं 100 करते हैं, तो लेट्स जस्ट फाइंड दिस आउट. सो बेसिकली मैं नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करूँगा. 6.30 माइनस 6.36, सो डिवाइडेड बाय 6.30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो माइनस साइन मैं इग्नोर कर रहा हूँ. सो 0.9 सॉरी, सो एक मिनट, 6.30 माइनस 6.36, यहाँ तक भी पहुँच गए, डिवाइडेड बाय 6.30, ये भी आ गया, और फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ. एक मिनट, 6.30 माइनस 6.36
36 यहाँ तक पहुँचे, फिर इसको डिवाइडेड बाय ब्रैकेट्स में कर रहा हूँ 6.30 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं. सो दिस इज़ गिविंग मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द कैलकुलेटर परसेंटेज डेविएशन में. एक मिनट रुक जाओ. सो बेसिकली जो मेरे पास परसेंटेज डेविएशन आ रही है वो आ रही है 0.95%. सही है. सो दिस इज़ वेरी मच सो स्टेटमेंट हमारे पास क्या इंडिकेट रिजल्ट सपोज. सो हमारे पास जो कैलकुलेशन हमने ये शो कर दी. सो स्टेट विद रिजल्ट्स इन रेसिस्टर्स आर यस रेसिस्टर्स स्टेटमेंट यस रेसिस्टर्स आर identical within the limits of experimental accuracy, within the limits of experimental accuracy. ओके ये भी हो गया. सो नो प्रॉब्लम. तो फिर ये मुझे कहता है द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट्स इन ए एंड बी बट रिप्लेसेस द रेसिस्टर्स विद लैम्प्स. He obtains the following results. अब लैम्प यूज़ कर रहा है. The effective resistance R3 of the combination of lamps connected as in figure 2.1 is this. अच्छा ये 2.1 हमारे पास कौन सा था फिगर. एक्चुअली दिस इज़ द वन 2.1. इसकी जगह पे रेसिस्टर्स की जगह पे लैम्प्स लगा दिया. ओके सो यहाँ तक भी हम लोग पहुँच गए. द इफेक्टिव रेसिस्टेंस R4 ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैम्प्स विच आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल जो पिछली दफ़ा हमारे पास था इज़ नाउ कमिंग एज 3.4. द टीचर एक्सप्लेन्स दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द लैम्प फिलामेंट चेंजेस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट एंड देयरफॉर R3 is not equal to 2 times R4. Now that makes sense. ये सही बोला. Suggest one observation that the student makes while doing the experiment that supports the teacher's explanation. अब ज़ाहिर बात है this is a fact. हमारे पास है the lamp glows and it emits heat. ठीक है. It emits heat. सही है. एंड हॉट टू टच ये भी लिख सकते हैं. सो बेसिकली द लैम्प्स आर गेटिंग हॉट. सो ये वाला बहुत ही सिंपल सा था. सही है. अच्छा फिर ये कहता है द स्टूडेंट एक्सटेंड्स द इन्वेस्टिगेशन यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द 3 लैम्प्स टू द 2 कॉम्बिनेशन ऑलरेडी यूज्ड इन A and B. ओके कंप्लीट द सर्किट एंड दिस टू शो अ थर्ड वे ऑफ कनेक्टिंग the 3 lamps between X and Y. अच्छा हमारे पास एक तरीका ये था जिसके अंदर 3 लैम्प्स था हमारे पास. एक तो ये था, एक ये है और एक मेरे पास ये है. और एक लास्ट तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग सारे सीरीज़ में लगा दें लैम्प्स को. सो हमारे पास है कंप्लीट दिस टू शो अ थर्ड वे ऑफ कनेक्टिंग 3 लैम्प्स बिटवीन this. So all the lamps are connected in series. So this is something that we have not tried yet. So basically this is where one we can do that. So ये भी हो गया हमारे पास. और इसमें क्या था? Complete the circuit to show a third way of connecting the 3 lamps between X and Y. So 2 हमारे पास थे. एक ये था parallel configuration था. एक था हमारे पास 2 सीरीज़ में और कॉम्बिनेशन फिर पैरेलल में थी. और एक मेरे पास प्योर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गया. ये तो हो गया हमारे पास. ठीक है. सो हमारे पास जो है लेट्स मूव ऑन. सो इसने एक और बात बोली है. द स्टूडेंट एक्सटेंड्स द इन्वेस्टिगेशन यूजिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 लैम्प्स टू द 2 कॉम्बिनेशन दिस है extends. ठीक है. So 2 combination already used in this. Complete the circuit diagram to show a third way of connecting the 3 lamps. So basically मेरे पास तो ये वाले आ रहा है. So this is done. Pretty much done. फिर ये कह रहा है the student investigates the image formed by the converging lens. Let's do this question. और ये कह रहा है that the student arranges the apparatus as shown in the diagram. So we happen to have a converging lens, we have a lamp, एक opening a triangular object इधर रखा गया है. You can see that somewhere over here. और एक converging lens है और एक हमारे पास सामने white screen भी लगाई हुई है. The illuminated triangle object is shown full size. अब यार ये मसला कर दिया ना इसने. अब इसकी मैं हाइट इधर इस पे तो मेजर नहीं कर सकता, बट आपको पेपर में करना होगा कि एक रूलर रख कर यू विल हैव टू मेजर दिस हाइट. ठीक है. सो ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी रूलर रख कर. सही है. सो ऑब्वियसली आई एम श्योर यू नो हाउ टू यूज अ रूलर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग द वैल्यू दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द MS. जस्ट गिव मी अ मिनट. लेट मी ओपन अप द MS so that
जो जो इसमें मेजरमेंट वाली वैल्यूज़ हैं वो मैं पहले ही डाल देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, सो बेसिकली एक तो मेरे पास ये रीडिंग आ रही थी, मेजर एंड रिकॉर्ड द हाइट एच, सो दैट वाज 2.6 सेंटीमीटर। वो ज़ाहिर बात है आप रूलर यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो मैं इस पर तो रूलर यूज़ नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनी मीन्स, बिकॉज बार बार मैं जो है इसके डिमेंशन चेंज हो जाएंगे अगर मैं जूम इन जूम आउट करूँगा। द स्टूडेंट स्विचेस ऑन द लैम्प एंड प्लेसेस द लेंस अ डिस्टेंस ऑफ यू टू यू जो है हमारे पास दैट इज 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट, adjust the positions of the screen until a sharp focused image of the triangular object is formed on the screen. We can see that the image is shown full size. Measure the height h of the image on the screen shown in this. So basically ये पता नहीं कितनी आ रही थी, एक मिनट, ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आ रही थी, मैंने इसमें जो है ना डबल क्लिक किया तो 7.8 आ रही थी ये वाली वैल्यू। ओके, सो 7.8 थी ये। अब मुझे बोलता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/h एंड गिव योर आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वी हैव बीन कंस्ट्रेंड बाय दिस फैक्टर दैट वी नीड द आंसर टू बी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 7.8। लेकिन एक चीज़ है, मैंने जब वैल्यू मेजर की थी तो सेंटीमीटर लिखना भूल गया था इधर भी, और लिखना ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली वी वर मेजरिंग इन सेंटीमीटर्स। So 1 divided by 7.8 should give me a value of 0. Since 2SF है तो 3SF तक भी हम लोग दे सकते हैं, 0.128। अच्छा, इसका रूल जो मैं बार बार ये बोलता हूँ 2SF 3SF, एक्चुअली इसने हमें अभी तो यहाँ पे तो लिमिट किया था तो 2SF तक ही मुझे देना है, सो 0.13। अच्छा, लेकिन एक बात सुनो, अगर ये लिमिट नहीं लगा हुआ होता आपके पास, सही है, अगर ये लिमिट नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं? फिर ये होता है, रूल ये कहता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, सही है, वन को इग्नोर करोगे, जो वैल्यूज़ आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू आपके पास है 2SF, आप हमेशा फाइनल आंसर 1 SF ज़्यादा भी दे सकते हो, ठीक है। सो वैसे रियलिस्टिकली अगर मैं लिखता तो 0.128 लिखता, लेकिन इसने हमें खुद इधर रिस्ट्रिक्ट किया है कि इसको 2SF तक जवाब दो, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पर, ये आ रही थी 0.128 और इससे भी आगे था फिगर थे, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 0.13 हो गया। और दैट इज़ प्रीटी मच इट। एड टू योर वैल्यू ऑफ h एंड 1/h, तो इसकी जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर -1, क्योंकि जाहिर सी बात है पर सेंटीमीटर आ रही है। द स्टूडेंट, ओके, अब ये मुझे कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना, इसकी जो टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो हमें डालना ज़रूरी है। द स्टूडेंट रिपीट्स फॉर दिस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू, ही रिकॉर्ड्स ऑल हिज रीडिंग्स इन टेबल 3.1। वी कैन सी दैट कि एक ब्लैंक ये छोड़ा हुआ है। कंप्लीट द हेडर्स बाय एडिंग अप्रोप्रिएट यूनिट्स, तो एच हमने किस में मेजर किया था? सेंटीमीटर में किया था, सो बेसिकली इट्स जस्ट गोइंग टू बी सेंटीमीटर्स। और ये इसने किस पे मेजर किया था? इसने हमने किया था पर सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर -1 मैंने लिख दिया था, ठीक है। सो यहाँ तक तुम लोग पहुँच गए, ठीक है। आप चाहो तो ये इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो इनको, रादर देन के स्लैश लगा के लिखो, आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो पहुँच गए थे। अच्छा, इसने एक काम हमसे ये बोला था, कंप्लीट द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ 1/h एंड ऐड दैम टू टेबल 3.1। सो बेसिकली एक h की जो वैल्यू हमने निकाली थी 1/h, वो 20 पे हमने निकाली थी, वो आ रही थी, h की वैल्यू तो हमने खुद ही निकाली थी, 7.8 था, और इसकी जो 1/h वैल्यू थी 0.13 थी। अब मुझे ये भी सब करना है कि इन पूरे टेबल को भरना है, और इस तरीके से भरना है कि ये सारे के सारे जो है वो 2SF तक ही आए, क्योंकि पहली वाली 2SF तक है। सो 0.26 एक आ जाएगी। एक मिनट, मुझे दूसरी वाली वैल्यू को भी निकालने दो, एंड दैट शुड बी 0.38, और फिर ये थर्ड वाली जो आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 किया, और ये आ रही है 0.63, और फिर लास्ट वाली आ रही है हमारे पास आ रही है 0.91। सो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अच्छा, द स्क्रीन इज अ स्क्वायर शीट ऑफ वाइट कार्ड of side 10 centimeter. Look at the data in table 3.1 and suggest why the student does not uses values of u which are less than 20 centimeter. Okay. Oh, that is a smart question. पता है क्या होगा इसके अंदर? एक मसला ये आएगा कि अगर इसने the screen is a square sheet of white card of side 10 centimeters,
look at the data in table 3.1. We can see something over here. द स्क्रीन ने जो हमारे पास है, जो स्क्रीन इधर रखी थी, उसके जो हमारे पास डिमेंशंस हैं वो हमारे पास इट्स अ स्क्वायर स्क्रीन यहाँ पे लगाई हुई है, और स्क्वायर स्क्रीन में जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट और विड्थ वगैरह है. तो अब इसमें मसला ये है कि अगर मैं इसको u की वैल्यू को लेस देन 20 करूँगा, और ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे मैं इस u की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ तो मेरे पास जो है ये वैल्यू छोटी होती जा रही है. यानी अगर मैं इस वैल्यू को u की वैल्यू को कम करता जा रहा हूँ तो ये h की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. अगर मैंने इसको किया कि अगर मैं वैल्यू विच इज़ लेस देन 20 अगर करूँगा तो मोस्ट लाइकली ये 7.8 से भी ऊपर चली जाएगी वैल्यू, और ये हो सकता है कि ये 10 से भी ऊपर चली जाए. अगर 10 से ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब है स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आएगी. सो मैं इसका लिख देता हूँ उसका आंसर. इसमें लिख देते हैं सिंपल इमेज will be too big to fit on the screen. सही है. Okay guys, I need your attention. So basically these are the scatter points that I've drawn. और ये मैंने बनाया इसका पूरा डायग्राम. ठीक है, तो स्कैटर पॉइंट्स तो मैंने बना दिए. अब इसके ऊपर आप एक चीज़ नोटिस करो कि मेरे पास मैंने इसको भी लेबल किया था, इसको भी लेबल किया था, और ये मेरी स्पेसिंग थी, ये मेरी वर्टिकल स्पेसिंग थी. ठीक है, स्कैटर पॉइंट्स मैंने बना लिए. अब मुझे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, लेकिन अभी मेरे पास एक लिमिटेशन ये होगी कि जो मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी वो जो होगी थोड़ी सी लेस एक्यूरेट इस वजह से होगी कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो इतना अलाउ नहीं करता मुझे फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हुए. ओ भाई, oh my god, no. So I'm just going to use this dark color over here, and let's just increase the thickness slightly, and let's just draw this line over here. This is the line of best fit, और इसको मैं थोड़ा सा readjusting कर रहा हूँ. So basically समवेयर ओवर हेयर दिस इज़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. मेरे पास कांपती हुई लाइन बनी हुई है, लेकिन जो लाइन है बट है लाइन, बस लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो गई. आप जाहिर बात है ट्रांसपेरेंट रूलर पेपर में लेकर जाना प्लीज़, इसको वरना नहीं हो पाएगा. एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर वाला रूलर रखना है, लंबा वाला रूलर आपको रखना है. सही है. सो छोटा वाले से काम नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, मुझे कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेडियंट एम ऑफ योर लाइन. सो योर टारगेट इज टू फाइंड द ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट के लिए इसने मुझे बोला शो ऑल योर वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ द वैल्यूज यू यूज. तो अब इसके लिए हमें एक ट्राइंगल भी इधर बनाना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी यूजिंग एक वैल्यू, तो मैं अपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ इधर से. एक वैल्यू हम ये वाली सेलेक्ट कर रहे हैं, एक वैल्यू ये सेलेक्ट की है. दूर दूर वैल्यूज़ होंगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर द सेकंड लास्ट वैल्यू. एक ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं अपना एक ट्रायंगल भी इधर बना लूँगा. ये ट्रायंगल बनाना बड़ा ज़रूरी है. आप पेपर में शो करके आना कि भाई ये देखो ये हमारा ट्रायंगल है. सही है. अब ये भी कांपती हुई लाइन गई, और फिर इधर से भी कांपती हुई लाइन गई. आप उधर डॉटेड लाइन बनाना. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज़ द ट्रायंगल दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग फॉर द ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट निकालना, अगर आप मैथ्स में पास हो सकते हो तो बेटे इसमें भी कोई मसला तो होना नहीं चाहिए आपको, लेकिन कोई भरोसा नहीं है बेटे. पहले फिजिक्स क्लियर कर लो, फिर बाद में मैथ्स को देखेंगे. सो ग्रेडियंट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी वर्किंग ओवर हेयर. सो ग्रेडियंट थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं. दैट ग्रेडियंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1. अब पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ. इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालने पे आऊँ तो मेरे पास इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा, पहले तो ये देख लें कि हाँ, तो ये हो जाएगा 51, 52, 53. ओके 53. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 53 कॉमा, और ये वाली वैल्यू मैंने बिल्कुल डेट यहाँ पर सेलेक्ट की थी, ये वाली वैल्यू थी. So that value is going to be 0.98. So this is going to be 0.98. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए हम लोग. और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्ट्रेट अवे. एक तो हो जाएगा इसका 15 कॉमा 0. सही है. तो मज़े की बात ये है कि हमारे पास ये वैल्यूज हो गई. सो लेट्स जस्ट फाइंड द ग्रेडियंट. सो ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी 0.98 माइनस 0 डिवाइडेड बाय
53 माइनस 15, सही है, वर्किंग सारी सही है, बट अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आप ख़ुद करके देख लेना फिर। 0.98 बहुत केयरफुली करना पेपर, लेकिन टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है यार, ये इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर टाइम बहुत कम है यार पेपर के अंदर, आपको बहुत स्पीड में करना होगा चीज़ें। 53 ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर नहीं सकते हो, सो माइनस 15 किया। मैं तो इधर आराम से कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ, कभी बाहर जा रहा हूँ। ओह गॉड, सो 38 यहाँ तक पहुँच गए। अब इसका हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं। So basically 0.98 divided by 38 should give me a gradient of 0. अच्छा, ये सारी वैल्यूज़ है 2SF तक, तो इसको भी 2SF तक रख रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो ग्रेडियंट आ रहा है 0. इधर मैं लिख लेता हूँ m is actually equal to 0.025789 whatever, ठीक है, लेकिन इधर मैं जो है इसको राउंड ऑफ करके मैं इसको लिख रहा हूँ इज्जत से 0.026 इसको कर लेते हैं। सो ये आ रहा है 26, 0.026, ठीक है, इसका ग्रेडियंट आ गया। अब इसका ग्रेडियंट का इसके अंदर भी यूनिट भी निकाल सकते हो, पता है कैसे? यूनिट भी बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें हमारे पास बेसिकली चेंज इन वाई वैल्यूज़ ओवर चेंज इन एक्स वैल्यूज़ आ रही थी, तो ऊपर वाला यूनिट था 1/सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओवरऑल सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब है 1/cm², सो दिस इज़ गोइंग टू बी cm-2 के बराबर हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको करवा दिया, इसका यूनिट भी बन गया हमारे पास। अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस, यूज योर वैल्यूज ऑफ h फ्रॉम a एंड द इक्वेशन, ओके। सो व्हाटएवर f इज इक्वल टू 1/m की वैल्यू आ रही थी 0.026 एंड h जो हमने लिया था, अब h हमारे पास कहाँ गया सर जी, कहाँ गया h? 2.6, सो वो भी सेंटीमीटर्स में है, तो अच्छी बात हो गई, तो 2.6 इधर भी डाल दिया हमने। एक मिनट देखने दो, 2.6 ही था, यप दैट वाज 2.6, सो दिस इज गोइंग टू बी 2.6। यार नॉर्मल पेपर 2 बड़े मज़ा आता है इसमें भाई, बहुत बोरिंग पेपर है यार, इसको तो मैं आई कैन नॉट इवन इंजेक्ट ह्यूमर इनटू इट। क्या ह्यूमर इसमें डालूँ? इसमें तो कुछ ह्यूमर की बात भी नहीं कर सकता इंसान, क्या बात करेगा? सो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कैलकुलेटर ही इसको बोल रहा है कि ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, पता नहीं क्या आ रही है, ये आ रहा है। सो 2SF तक मेरे पास सारी वैल्यूज़ थी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कोड दिस वैल्यू टू 3SF, मतलब एक वैल्यू बढ़ा के मैं दे रहा हूँ। सो 14, मैं चाहूँ तो इसको 15 भी कोड कर सकता हूँ, 14.8 सेंटीमीटर्स, ओके। सो यहाँ तक भी पहुँच गया हमारे पास, ये भी हो गया। When measuring the height of the image on the screen, the student's hand and the ruler obstruct the light from the object and prevent it from reaching the screen. Student के साथ सिर्फ problems ही problems है, ठीक है। तो ये कह रहा है when measuring the height of the image, the student's hand and the ruler obstruct the height, the light from the object and prevent it from reaching the screen. Suggest one improvement to the apparatus used by the student to overcome this problem. क्या करेगा? अपने आप को हटा दे सामने से, सही है। एक ये काम कर सकता है कि स्क्रीन के पीछे से जाकर, इफ द स्क्रीन के पीछे, तो क्योंकि इट्स अ शीट ऑफ पेपर, सो लाइट विल पास थ्रू द स्क्रीन इटसेल्फ, तो इसके पीछे जाके जो है ना वो इसको मार्क कर ले, तो ये एक तरीका है कि लाइट ब्लॉक नहीं हो सकेगी। सो दैट इज़ वन इम्प्रूवमेंट। सो द स्टूडेंट गोज बिहाइंड द स्क्रीन एंड यू नो मेजर्स, टेक्स द मेजरमेंट। द स्टूडेंट can move behind the screen, behind the paper screen to make measurements, लेकिन there is an assumption कि लाइट इतनी तेज़ थी कि वो जैसे पेपर होता है ना, उसके पीछे से लाइट नज़र आ रही होती है, तो इस तरीके का सेटअप होगा तो फिर ये हो सकता है। मैंने तो अपनी एक ये टू मेक मेजरमेंट्स ये मैंने लिख दिया, मेरे दिमाग में तो यही आया, मैं यही लिख दिया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें मुझे बोला है, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब्स टू मेल्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ हॉट वाटर। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ द थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड इंसुलेशन around the beaker affects the time taken for the ice cubes in the beaker to melt. Okay, time हमारे पास है और thickness हमारे पास है, that we need to control. Okay, the following apparatus is available. So basically एक beaker हमारे पास given है, supply of hot water given है, supply of ice cubes given है,
थर्मोमीटर गिवन है, स्टॉप वॉच गिवन है, सप्लाई ऑफ 2 मीटर थिक कार्डबोर्ड शीट्स भी है हमारे पास. In your plan, explain briefly how to carry out the experiment. State the key variables to keep constant. Draw a table with the column headings to show how to display the reading. Explain how to use your readings to reach a conclusion. Well, so I'm just going to be, working this question out. मैं पूरी डिटेल इसकी लिख रहा हूँ इधर और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. Just give me a minute. Okay, guys. So basically. मैंने सारी चीज़ें इस्तेमाल की है. मैंने डायग्राम भी बनाया है. शौक़ होता है डायग्राम बनाने का, तो मेरा तो ये वर्जन है. ठीक है, आपका वेरी भी कर सकता है. आप चाहो तो डायग्राम नहीं भी बनाओ. अगर आपको नहीं आता डायग्राम बनाना तो नहीं बनाओ, लेकिन डायग्राम बनाने से आपको बहुत क्लियर हो जाती चीज़ें. ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास था. बेसिकली जो इसमें मेरा मेन टारगेट है वो क्या है कि मुझे ये निकालना है कि भाई कार्डबोर्ड शीट्स जो है मैं वेरी करूँ, यानी बेसिकली मैं नंबर ऑफ़ कार्डबोर्ड शीट्स बढ़ा दूँ, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास इंसुलेशन इसकी कैसी होती है. कि मेरे पास जो है ये जो है ये स्टॉप वॉच पे जो मतलब मैंने स्टॉप वॉच भी रखी हुई है. बेसिकली वो ये कि मेरे पास फिर ये आइस क्यूब जल्दी मेल्ट होते हैं या देर में मेल्ट होते हैं. सो दैट इज़ हाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट. इंसुलेशन कामयाब तब होगी जब हमारे पास अगर बेटर इंसुलेशन होगी तो ये जो आइस क्यूब्स होंगे वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, बिकॉज द हीट विल नॉट स्केप दिस सेटअप, राइट. सो बेसिकली दैट्स द मेन आइडिया. अब मेरे पास ये मैंने एक डायग्राम रखा है. अब एक चीज़ याद रखना, डायग्राम के अंदर देयर इज़ अ फ्लॉ बाय द वे. अगर आइस क्यूब्स डालते हैं तो आइस क्यूब्स हमेशा फ्लोट करते हैं. ठीक है, तो आप इन आइस क्यूब्स को एक किसी भी उसमें जो होता है ना वो अपना क्या कहते हैं, एक जाली में डालकर, और जो होती है ना मेटालिक जाली में, और उसके साथ इधर भी बांध भी सकते हो आप इसको. वो आप इसकी डिटेल आप चाहो तो मेंशन करो या नहीं करो, बिकॉज इस पर इतना कोई स्कोर मिलने वाला तो है नहीं. जो मेन जो एक्चुअल टॉपिक है उसकी हम लोग बात करते हैं. अच्छा, सबसे पहली बात है कवर द बीकर फ्रॉम द साइड विथ 1 शीट ऑफ कार्डबोर्ड. ये पहला मेरा स्टेप था. केयरफुली प्लेस आइस क्यूब्स इन हॉट वाटर. मैंने केयरफुली भी कर दिया. स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन आइस क्यूब्स आर प्लेस. स्टॉप द स्टॉप वॉच व्हेन आइस क्यूब्स हैव मेल्टेड. ओके, वो आपको देखना पड़ेगा. जाहिर सी पता ग्लास भी करे नजर आ रहा होगा आपको. वी विल वेरी थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेजर टाइम अगेन. सही है, ये भी हो गया. रिपीट विद डिफरेंट थिकनेस. ठीक है, मतलब हम लोग थिकनेस ये है कि नंबर ऑफ कार्ड्स हैं. एक कार्ड लगाया था, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एक कार्ड लगाओ, फिर 2 कार्ड लगाओ, फिर 3 कार्ड लगाओ, फिर 4 कार्ड लगाओ, फिर उसके बाद सारे जितने कार्ड्स हैं उठा के सीपी लगा दो भाई. सही है. फिर ये कहता है द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर मस्ट बी सेम. अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स, जिसकी इसने जिक्र भी किया. स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट. अब जाहिर सी बात है जो हमें वेरिएबल जिनको कंट्रोल करना है वो एक सबसे पहली चीज़ तो है जो गर्म पानी आप यूज़ कर रहे हो वो हर बार सेम होना चाहिए. उसके लिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो मैंने यहाँ पे कोशिश तो की है कि ये थर्मामीटर लगे. ये थर्मामीटर मैंने जो है इस्तेमाल किया है टू एक्चुअली टेल मी कि भाई मेरे पास शुरू में, मतलब आप देखोगे अभी आइस क्यूब नहीं डालोगे, पहले आप वेट करना और फिर देखना कि जो है ना हमारे पास जो है ये इसका टेम्परेचर क्या आ रहा है. अगर ये टेम्परेचर सेम है तो फिर आप करना है ताकि एक्सपेरिमेंट फेयर चले आपके पास. ठीक है, सो रिपीट विद डिफरेंट थिकनेस. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर मस्ट बी सेम टू कीप एक्सपेरिमेंट फेयर. यूज थर्मोमीटर टू चेक. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने मुझे बोल रहा है टेबल भी एक होना चाहिए. सो टेबल में मैंने जो है थोड़ा मोर एक्यूरेट वर्जन किया. मैंने थिकनेस इसमें डाली है और टाइम डाला है. आप चाहो तो थिकनेस की जगह पर नंबर ऑफ शीट्स भी लिख सकते हो अगेंस्ट टाइम, लेकिन थिकनेस यार वो मेजर कर करके हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा सेंटीमीटर वाली बात आएगी तो थोड़ा सा वाव फैक्टर भी आ जाएगा. आपकी अपनी मर्जी है इस पे. ये मैंने सीरियल नंबर लिखा है कि भाई एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एंड ये भी इसमें ऐड कर लेना. रिपीट एक्सपेरिमेंट, एक दफ़ा रिपीट एक्सपेरिमेंट अप टू 6 टाइम्स मिनिमम. 6 टाइम्स मिनिमम. और अगर ये मिनिमम है और अगर आप ज़िंदगी में बहुत ही फारिग आदमी हो तो फिर बैठे हुए करते रहना, उसको 100 दफ़ा करके देख लेना. ठीक है. अच्छा, फिर फाइनल एनालिसिस. प्लॉट अ ग्राफ ऑफ थिकनेस अगेंस्ट टाइम टू मेल्ट. ठीक है, द ग्राफ विल शो यू अ ट्रेंड एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट. जो ट्रेंड होगा वो आपको नज़र आ जाएगा. और ये आपका सवाल जो हो गया, ये 6 मार्क का सवाल पूरा कंप्लीट किया है. ठीक है, तो डायग्राम अगर ऑप्शनल है, अगर आप बना सकते हो तो बना दो. बाकी इसमें सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, टेबल भी डालना पड़ेगा. और यार ये प्लानिंग वाला जो होता है ना, बड़ा मतलब ये क्रिएट
क्रिएटिविटी है आपकी, लेकिन टाइम देना इसको, कम से कम 20 मिनट्स अपने पेपर के इसको दे देना, बाकी पूरा पेपर आप हाई स्पीड में करना, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ इट गाइज। एनीवेज गाइज, उसके अलावा भी कुछ मेरी वीडियोस P4 की पड़ी हुई हैं, तो वो भी ज़रा देख लेना, और ये वाला एक था इसमें प्लानिंग वाला, तो वो भी मैंने आपको करा दिया। बाकी यार खुदा के वास्ते थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना, ये पेपर बहुत आसान होता है। एनीवेज गाइज, टेक केयर, और दैट इज़ इट।